गुड आईएमसी, स्वागत है आपका आईएमसी टॉक्स में। और आज का विषय है सेहत के ऊपर, और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के ऊपर। दोस्तों, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जाने माने डॉक्टर रमन। स्वागत है डॉक्टर रमन आपका। गुड आईएमसी संदीप जी। गुड आईएमसी, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है डायबिटीज़ के ऊपर, और पिछला जो विषय हमने डिस्कस किया था हाइपरटेंशन के ऊपर, यानी बीपी की प्रॉब्लम के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा लोगों का व्यूज़ आए और लोगों के रिस्पांस आए, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सेहत के ऊपर इस बातचीत को आगे रखा है। और आज हम डायबिटीज़ यानी मधुमेह के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को बताएं कि डायबिटीज़ या मधुमेह क्या होता है। थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, और बहुत ही अच्छा विषय हमने लिया है। तो देखिए संदीप जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर डायबिटीज़ है क्या, जैसा आपका प्रश्न है। तो डायबिटीज़ बेसिकली क्या है, हमारा जो शरीर है, हमें ताकत चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। इसको थोड़ा हमें एक्सप्लेन करके समझना होगा कि हमें काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है। अब ये ताकत कहाँ से आती है? तो इसका जो सबसे बड़ा सोर्स हमारे खाने में है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हमें मोटे अनाज से मिलता है, जैसे चावल है, रोटी है, गेहूं है, ये सारे जो मोटे अनाज है हमको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? हमें एनर्जी देने का, इंस्टेंट एनर्जी। जैसे हम बोलते हैं ना, ग्लूकोज इंस्टेंट देता है। तो ये ग्लूकोज वही है। जब कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जो भी हमने रोटी खाई, हमारे पेट में गया, ये पचा, और पचने के बाद इसमें से ग्लूकोज बनता है। आम भाषा में इसको शुगर कह दिया जाता है। अब ये ग्लूकोज हमें ताकत देता है, तो ताकत देने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? खून में जाना पड़ेगा, और खून से पूरे शरीर में अलग अलग कोशिकाओं में जाएगा। लेकिन कोशिकाओं में जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंसुलिन की। ये वैसे ही है जैसे आपको अपने घर में घुसने के लिए, ताला खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत पड़ती है। आप बिना चाबी के घर के अंदर तो नहीं जा सकते, बिल्कुल, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं। तो ये इंसुलिन वही की है। अगर इंसुलिन आपके शरीर में बन रहा है, तो ये इंसुलिन ग्लूकोज को खून में से कोशिका में लेकर जाएगा। अब चाबी नहीं है तो आपको क्या होगा? आप घर के अंदर जा पाएंगे? बाहर ही खड़े रहेंगे। जाहिर सी बात है। आप बाहर खड़े रहेंगे, आपका परिवार बाहर रहेगा। बिल्कुल। ऐसे ही मान लो आपके आस पड़ोस के सभी लोगों की चाबियां गुम हो जाएं, सब घर के बाहर रहें, काइंड ऑफ। तो ऐसा ही हमारे शरीर में होगा। तो अलग अलग कोशिकाओं के अंदर जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, तो फिर ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं जाएगा, और फिर वो कहाँ पड़ा रहेगा? ब्लड के अंदर, ब्लड में रहेगा। अब ये ब्लड क्या करेगा सर? हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा है, हमारे किडनीज में भी जा रहा है, हमारी आंखों में भी जा रहा है, हमारे हार्ट में भी जा रहा है, जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हर किसी के ब्लड में एक तय मानक में ग्लूकोज शुगर होती है। जब उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो वो फिर क्या करेगा? पूरी बॉडी में जाएगा, और बाकी जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ पर जा कर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज़, जिसको आम भाषा में हम मधुमेह या शुगर कहते हैं। ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि डायबिटीज़ होता क्या है, मधुमेह होता क्या है, तो जैसे मैंने सुना है कि नॉर्मली डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, और उन डायबिटीज़ के होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, किस वजह से वो डायबिटीज़ होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ना मोस्टली 3 तरह की डायबिटीज़ मानी गई हैं। नंबर 1 टाइप 1, टाइप 2, और एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 जो है बेसिकली कम उम्र में देखने को मिलती है। मतलब मैंने तो ये भी देखा, और हमने पढ़ा भी ऐसा, और हमने पाया भी है कि ये मतलब 2-3 साल के बच्चे को भी देखने को मिल जाती है टाइप 1 डायबिटीज़, और कम उम्र में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन हमारे शरीर में बनता ही नहीं है। ठीक है। अब इंसुलिन जब नहीं बनेगा, तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा ब्लड में शूट अप करती रहेगी। और इसके कारण की बात की जाए तो खासकर ये जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक मतलब कि आनुवंशिक, पारिवारिक। इसके पीछे थोड़ा ये समझें कि इंसुलिन बनता कहाँ से है। तो इंसुलिन बनता है पैंक्रियास से। पैंक्रियास कहाँ होता है? हमारे लीवर के पीछे, गॉल ब्लैडर के नीचे एक छोटी सी ग्रंथि ग्लैंड होती है, उसको हम पैंक्रियास बोलते हैं। ये पैंक्रियास इंसुलिन बनाता रहता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा, उसको कोई तगड़ा कोई फीवर हो गया, और वो ऐसा फीवर हुआ जिसमें कि कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बने जो हमारे पैंक्रियास के सेल थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, जैसे कि मतलब शरीर के सेल्स हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं, तो उससे वो पैंक्रियास के सेल डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसी वजह से वो इंसुलिन बनाना बंद कर देंगे। तो मोस्टली केसेस जो है इस तरह के ऑटो इम्यून होते हैं, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें पैंक्रियास डिस्टर्ब हो गया, या फिर जेनेटिक। तो ये तो टाइप 1 की बात हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 क्या है? ये ज़्यादातर 35 वर्ष के ऊपर देखने को मिलती है। हालांकि 30 वर्ष में भी देखने को मिल सकती है, बट मोस्टली 35-40 के अबव। करेक्ट। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन
पहले तो सही बनता रहा, डायबिटीज़ नहीं थी, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ डेवलप होनी हुई। इसका कारण क्या होता है? लाइफस्टाइल। जेनेटिक भी हो सकता है, आपके माता पिता को थी, आपको भी हो सकती है। साथ ही साथ लाइफस्टाइल, जो आज का गड़बड़ खान पान है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, जैसे हमने पिछले एपिसोड में हाइपरटेंशन बात करी थी, तो यहाँ भी स्ट्रेस के ऊपर मैं जोर दूंगा। अच्छा, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है ढंग से, एक्सरसाइज की कमी हो रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि धीरे धीरे बॉडी का काम करने का सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन नहीं बनेगा तो धीरे धीरे शुगर लेवल्स बढ़ने लगेंगे, और स्टार्टिंग में जो है स्टेप बाय स्टेप इसके ट्रीटमेंट पे जाते हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है, और अगर उस समय इंसान ना संभले तो आगे चल के इंसुलिन भी लेना पड़ता है। तो ये टाइप 2 हो गई। थर्ड वन होती है गेस्टेशनल। वो होती है प्रेगनेंसी के समय के। जब प्रेगनेंसी के समय के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो ये 3 तरह की डायबिटीज़ हैं, और टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल। करेक्ट। सो टाइप 1 मोटा मोटा ये हो गया कि ये एक ऐसी बीमारी हो सकती है जो बचपन से पैदाइशी भी हो सकती है। हाँ जी, या फिर किसी न किसी कारण से, जैसे आपने बताया कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन एक वाहक के रूप में काम कर रहा है जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए सेल तक पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इंसुलिन पैंक्रियाज नहीं बना रहा है या बनाना बंद कर दिया शुरुआती समय से ही, तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहर से। एग्जैक्टली, इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। मगर टाइप 2 के केस में इंसुलिन बन रहा है, मगर उस क्वालिटी का नहीं बन रहा है जो हमारे शरीर को ज़रूरत है, या उतने लेवल पे नहीं बन रहा है जितना हमारे शरीर को आवश्यक है। इसमें क्वालिटी भी है, दूसरा ये भी है कि कुछ समय के बाद ना बॉडी रिस्पॉन्स भी नहीं करती है। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। करेक्ट। कि ना जैसे मान लीजिए अब कोई इंसान है, अब आजकल हम क्या करते हैं संदीप जी, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से मैं लेता हूँ। अब देखिए हमारा कितना सारा काम मोबाइल कर देता है ना, मतलब हमें छोटे छोटे काम में हम मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गए। तो क्या हमारा अपनी बॉडी का कैलिबर निकल के आ रहा है? नहीं निकल के आ रहा है कई चीज़ों के अंदर। जैसे मतलब हर एक चीज़ पे हम फ़ोन पे डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो कि पूरा दिन बैठे रहते हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब वो खा रहे हैं, बॉडी इंसुलिन भी बना रही है, लेकिन वो ग्लूकोज, हम एनर्जी यूज नहीं कर रहे, तो शरीर को लगता है यार ये इसको जरूरत तो है नहीं, मैं खाम का इंसुलिन निकाल रहा हूँ, क्यों निकालूं? तो वो बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है। तो इंसुलिन ऑटोमेटिकली बॉडी जो होती है ना, एक उस मोड में चली जाती है जहाँ पे बॉडी बोलती है इसको जरूरत तो है नहीं, तो मैं क्यों खाम का, क्योंकि सेल को जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी को मैसेज गया कि हमें इतने अभी ग्लूकोज की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो एक्स्ट्रा आपने कैलोरीज ले ली या एक्स्ट्रा जो आपने शुगर पार्ट ले लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये फैट में तब्दील हो जाएगा बॉडी के अंदर और मोटापे को कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इट मे लीड टू ओबेसिटी डेफिनेटली। और आप ये देखिए सर कि एक बार ओबेसिटी हुआ तो ये सारी चीजें एक सर्कल में चलती हैं, सारी चीजें इंटरलिंक्ड एग्जैक्टली इंटरलिंक्ड है। मतलब एक बीमारी अगर गलती से आपको हो गई तो वो अगली बीमारी का न्योता दे देती है आपके शरीर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखिए ना, एक आदमी है वो कुछ करता नहीं है तो मोटापा भी उसको मिल रहा है, बिल्कुल साइड बाय साइड उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। अच्छा, आपके नज़रिए से अगर मैं देखूं और स्पेशली मैं जानना चाहूँगा कि क्या लगता है ये कितनी बड़ी बीमारी है? आज भारत में कितने लोग हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या इससे परेशान हैं, और क्या लगता है कि आगे इसका भविष्य कैसा है, स्पेशली अगर मैं ग्रोइंग कंट्री लाइक भारत की बात करता हूँ तो? संदीप जी, ये बहुत, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही खतरनाक इसका आने वाला रूप है। अभी ही मैं बात करूँ तो इंडिया जो है, हमारा देश जो है, अभी वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 हो चुका है डायबिटीज़ में। वी आर डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, नॉट ओनली डायबिटीज़, मैं ओबेसिटी की भी बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि 2030 तक 30% जो लोग ओबेसिटी से ग्रसित होंगे पूरे वर्ल्ड में, दे विल बी फ्रॉम इंडिया। 30%, यानी कि 100 में से 30 लोग हमारे देश से होंगे। तो ये बहुत ही ग्रीव सिचुएशन होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। और एट प्रेजेंट 10 से 12 करोड़ लोग ऑलरेडी डायबिटीज़ से हमारे देश में ग्रसित हैं। 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, 12 करोड़ लोग ऑलरेडी डायबिटीज़ से हैं, और लगभग 15 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक बोले तो कि अभी उनकी शुगर लेवल्स हैं, ज़्यादा आ रही हैं, बट अभी उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है ना। पर अगर उन्होंने अभी इसको नहीं संभाला तो दे विल बी कन्वर्टेड टू अ डायबिटिक पेशेंट। बहुत चौंका देने वाला डेटा है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की कि बहुत सारे लोग हैं जो भारत में आज प्री डायबिटिक भी हैं, तो किसी को डायबिटीज़ हो गया है
या कोई प्री डायबिटिक है, आजकल वैसे तो ब्लड शुगर टेस्ट हो जाता है नॉर्मली, तो ऐसे पता चल जाता है, बट स्पेशली जो लोग प्री डायबिटिक हैं, जो एट द वर्ज ऑफ डायबिटीज़ हैं, कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे आपने बोला अगर वो संभालेंगे नहीं अपने आप को तो उनको डायबिटीज़ हो सकती है, तो क्या ऐसे तरीके हैं जिससे पहचाना जा सकता है, जिससे समझा जा सकता है कि आप डायबिटीज़ की तरफ प्रोन हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, या ऑलरेडी कई बार लोग टेस्ट नहीं कराते, जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि एक मिथ है इंडिया में कि हमें पता चलेगा तो हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो क्या वो तरीके हैं जिससे एक व्यक्ति ये ध्यान रख सकता है कि मैं प्री डायबिटिक हूँ या डायबिटीज़ हो गया है, समय रहते इस पर मैं कंट्रोल कर लूँ? कैसे पहचानेंगे कि किसी को डायबिटीज़ हो गई है, और क्या सही रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट हैं, वो मैं जानना चाहूँगा। इसमें ना हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। अब जैसे किसी भी इंसान को डायबिटीज़ अगर शुरुआती अवस्था में है तो मैक्सिमम टाइम तो खैर उसको कोई आइडिया लगता नहीं है, अनटिल अनलेस की शुगर के लेवल्स बहुत ज़्यादा ना दिखने लगें। इसमें ये समझना होगा कि कुछ लक्षण हैं जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं अगर शुगर लेवल्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। नंबर 1, प्यास ज़्यादा लगती है, ठीक है, ओके। दूसरा, रात को यूरिन बार बार जाना पड़ता है, ठीक है। वेट लॉस होता है अगर शुगर लेवल आपके ज़्यादा है, वज़न कम होने लगता है। इसके साथ साथ वीकनेस, थकान बहुत रहने लगती है, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस रहती है कि हमेशा सुस्ती सी रहेगी, थकान सी रहेगी, ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो कई बार यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना, या फिर पुरुषों के अंदर प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन, या फीमेल्स में भी प्राइवेट पार्ट के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ईचिंग वगैरह रहती है वहाँ पे। तो ये तो सिम्टम्स हो गए। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। तो बहुत सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन है संदीप जी इसमें, कि एक तो नॉर्मल टेस्ट होता है, फास्टिंग शुगर हम जिसको बोलते हैं, मतलब खाली पेट। कम से कम 8-10 घंटे की आपको फास्टिंग रखनी है। आपने रात को खाना खाया तो 8-10 घंटे की सुबह फास्टिंग करके आप एक नॉर्मल शुगर चेक कराइए किसी भी लेबोरेटरी में जाके अपने खून से, तो उससे पता लग जाता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 70 से 110 के बीच में नॉर्मल मानी जाती है। ओके, ठीक है। इसके बाद होता है कि ये तो खाली पेट रही, ठीक है। दूसरा एक होती है पीपी, पोस्ट पेरेंडियल, उसको आपको करवाना होता है खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि शुगर जो है खाने के बाद बहुत जल्दी राइज करती है। तो हर इंसान की बॉडी के अंदर जो लेवल है हमने रखा है 90 से 140, उसके बीच में वो रहनी चाहिए, एक रेंज है। अगर उससे ज़्यादा खाने के बाद आपकी शुगर बढ़ रही है, इट मीन्स कि आप डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। अब ये तो नॉर्मल टेस्ट हो गए। अब इसका एक आजकल जो है, अब काफ़ी समय से जो है, आजकल नहीं काफ़ी समय से मैं बोलूँगा कि एक टेस्ट हमने आया है HbA1c। इसको हाँ, मैंने बड़ा नाम सुना है, और इनफैक्ट मैं जानना भी चाह रहा था या इसके बारे में आपसे, मैं वो याद नहीं कर पा रहा था इस टेस्ट का नाम क्या है। तो बेसिकली आप बता ही रहे थे कि बेसिकली करता क्या है, क्या हम पहले से कुछ समय पहले हम अवेयर हो सकते हैं इसके माध्यम से, मैंने सुना है। इसमें रहता है कि HbA1c क्या इसको बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, HbA1c। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड टेस्ट है वो किया जाता है, और ये पिछले 3 महीने का हमको एक ओवरव्यू देता है कि पिछले 3 महीने में आपकी डायबिटीज़ कैसे रही है। ओके। अब आप खाली पेट, आपने मान लो रात को गुलाब जामुन खा लिए, तो आपको डायबिटीज़ मन कर गया, खा लिए। सुबह हो सकता है शुगर आपकी ज़्यादा आ गई, पर आप रोज़ तो गुलाब जामुन नहीं खा रहे। तो ओवरऑल पूरे 3 महीने की शुगर की जो एवरेज निकलेगी, ओके, दैट इज HbA1c। अब उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी इंसान की शुगर कंट्रोल्ड है, वो डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, कंट्रोल है, या फिर अनकंट्रोल्ड है, या हाईली अनकंट्रोल्ड है। तो उसी के ऊपर फिर आगे उसका ट्रीटमेंट का चलता है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ वो खाली पेट शुगर या खाना खाने के बाद चेक कराते रहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान को हर 3-3 महीने पे ये HbA1c टेस्ट कराना ही चाहिए। ओके। तो अभी आपने बताया कि कुछ सिम्टम्स बॉडी बताती है, थकावट होगी, प्यास लग सकती है, यूरिनेशन ज़्यादा हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है आपका। तो ये तो कुछ सिम्टम्स हो गए जो आपको बताते हैं कि आपको शायद डायबिटीज़ हो सकती है। तो आई थिंक ये अच्छे पॉइंट आपने बताए हैं कि अगर ये सिम्टम हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें एक बार टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। एग्जैक्टली। और जो आपने ये भी HbA1c टेस्ट बताया, आई थिंक ये एक बहुत ज़्यादा पोटेंट टेस्ट होगा, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि पिछले 3 महीने में हमारा क्या हाल चाल चल रहा है। अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति को पता चलता है कि लेट से मुझे अभी तक नहीं पता था और निकल के आया रिपोर्ट में कि डायबिटीज़ हो गई है, अगर फिर भी वो व्यक्ति उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करता है या उसको कंट्रोल वे में ले जाने के ऊपर एक्शन नहीं लेता है, तो उसके सीवियर रिपरकशन क्या क्या हो सकते हैं? ये बहुत जो है अच्छा प्रश्न है। अब आप देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ बैलेंस में चाहिए,
है ना, हर एक चीज़ बैलेंस में होनी ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में वो चीज़ बैलेंस्ड नहीं है, खासकर शुगर की बात करूँ, तो वो आपके ब्लड में पड़ी रहेगी। अब वो ब्लड, जैसे मैंने पहले बताया, पूरे शरीर में घूम रहा है, तो वो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं? हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, आइज़, बाकी और भी पार्ट्स हैं, इनके ऊपर इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है? अब वो शुगर जा रही है, अब किडनी की बात करें तो अब यही जब ब्लड जो है जिसमें शुगर ज़्यादा है, ये किडनीज में जाएगा। अब किडनी क्या है सर? छलनी का काम कर रही है, काम करती है। अब वो छलनी बढ़ जाएगी, वो ब्लॉकेज वहाँ पे हो जाएगी, आम भाषा में कह रहे हैं, है ना। और वो फिर ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाएगी, किडनी फेलियर होने पड़ेगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है वो जमा होने लगेंगे। ऐसे ही जब ये हार्ट की बात करें या ब्लड वेसल्स की बात करें तो उनकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन वीक हो जाता है। आइज़ की बात करें तो धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मतलब डायबिटीज़ के इसका तो कोई रिवर्सल भी नहीं है सर इसका। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, मतलब रेटिनोपैथी बहुत कॉमन है हमारे देश में। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी है, बीच में आपको रोकूंगा, कि डायबिटीज़ के केस में अक्सर लोगों को अगर चोट चपेट लग जाती है तो उनका ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो भी नहीं रुकता, या उनकी हीलिंग अच्छी नहीं होती। हीलिंग नहीं होती, उसका रीज़न ये है ना कि जो अब आपका वुंड ओपन हो गया और ब्लड में क्या है? शुगर है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, हीलिंग नहीं होगी। अब मैंने पहले बार प्राइवेट पार्ट पे ईचिंग, ये बहुत बड़ा, कई बार लोग ना इसको इन्फेक्शन समझते रहते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं, कई लोग, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, इन्फेक्शन हो गया जी, अब वो एंटीबायोटिक्स लगा रहे हैं, दवाइयाँ लगा रहे हैं, और शुगर चेक कराओ तो शुगर उनकी ज़्यादा है, इन्फेक्शन होगा बार बार, तो वहाँ पे ईचिंग रहेगी, फंगल इन्फेक्शन बार बार होगा। ठीक है, तो किडनीज की बात करिए, प्राइवेट पार्ट की बात करिए, हार्ट की, आइज़ की, ठीक है। इसके साथ साथ मेल्स की मैं बात करूँ तो जब ब्लड की जो सर्कुलेशन है उस पर इसका असर पड़ता है तो इवेंचुअली सेक्सुअल वीकनेस आती है। पुरुषों में इरेक्शन की दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, डायबिटीज़ के अंदर सेक्सुअल इनकम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, थकान होती है, वेट लॉस होता है। तो मैं तो सर इसको ये बोलता हूँ कि डायबिटीज़ क्या है, एक दीमक है। वो दीमक की लकड़ी आपने देखी है, वो लकड़ जो जिसमें दीमक लग जाती है, वो साफ बाहर से कितना साफ सुथरी लगती है, और थोड़ी टक्कर मारो तो समझ में आ जाता है कि अंदर से खत्म है। तो ये शरीर को सर एकदम से नहीं कोई डायबिटीज से जाता, लेकिन उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बहुत इंसान, बहुत ही, मैं इसको बोलता हूँ इवन एक लोकल लैंग्वेज में, कि बहुत ही गंदी बीमारी है। इससे जितना हो सकता है हमको बचना चाहिए, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे आपने सेक्सुअल वीकनेस की बात की, चाहे आपने इन्फेक्शंस की बात करी, चाहे आपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की बात करी, तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक बीमारी हो रही है और उससे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके मानसिक और ओवरऑल शरीर पे तो इफेक्ट हुआ है, और एक मानसिक भी आपको एक बीमारी प्रदान करेगा। बिल्कुल, कि आप डिस्टर्ब रहेंगे पूरी तरीके से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो हमारी है वो ज़्यादा असरकार है, क्योंकि आप खुद भी बतौर एक आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी पद्धति ज़्यादा कारगर है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए? इसमें संदीप जी मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि नो डाउट, देखिए पैथीज तो सारी सही होती हैं, ठीक है। अब हम एलोपैथ की बात करें, चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, सारे अपनी अपनी जगह पे सही हैं। बिल्कुल, बिकॉज कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है, हाँ जी, है ना। मतलब किसी के अंदर कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ उसके नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। अभी स्पेसिफिकली हम एलोपैथ की बात करें तो नो डाउट साइंस ने बहुत तरक्की करी है, बहुत रिसर्च इसके ऊपर हुआ है, और अभी हमारे पास ऐसे टूल्स हैं मॉडर्न साइंस में जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मैं इसको ना एक बीमारी नहीं मानता हूँ, मैं बीमारी इसको समझता हूँ कि हमने दवाई ली वो ठीक हो जाए। मतलब जैसे मान लो किसी को फीवर हो गया, हफ्ते 10 दिन ली दवाई, ठीक हो गया। अब जब आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ रही है या इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो ये आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, आपने शायद ये लाइफस्टाइल की वजह से या जो भी हम बात करें, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें देन वी कैन इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, इवन हम रिवर्स भी कर सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, एलोपैथ की, मॉडर्न साइंस की मैं बात करूं तो अब उसमें इंसुलिन है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, एक डायबिटीज़ पेशेंट की जर्नी आप समझिए। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गई, ठीक है।
अब उसकी स्टार्टिंग में शुगर आई मान लो खाली पेट 140, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं उसको, भैया अभी दवाई की जरूरत नहीं है। मतलब मैं भी ऐसे बोलता हूँ दवाई की जरूरत नहीं है, आप जाओ एक्सरसाइज करो, कोई नहीं करता, एक्टिविटी करो खाने पे वो 2-4 दिन करता है, हाँ घर में हो जाता है, अब डायबिटीज हो गई, अब मैं मीठा नहीं खाऊंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा, अब मैं आलू नहीं खाऊंगा, चीनी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, सब छोड़ दूंगा। अच्छा, वो घर वालों को भी बैन कर देता है। उसके बाद सर क्या होता है, कुछ दिन के बाद फिर वही नॉर्मल, वो पार्टी में गया या गुलाब जामुन बनाने दे भाई, ये करने दे, चलो बाद में देख लेंगे, जो बाद में देख लेंगे, कोई नहीं, वो कहेगा शुगर है, हाँ हाँ, वो कहता है यार कोई नहीं, फिर दोस्त भी बोलते हैं कुछ नहीं होता यार, तुम घर आते क्यों, खाओ खाओ खाओ। अब वो जो उसने शुरू की थी जर्नी, वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। अब वो वहीं पे रुक जाता तो वो उस अगले स्टेप पे जाने से बच जाता, लेकिन वो नहीं रुका। अब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। दूसरा, जब वो सेकंड स्टेज पे जाता है तो मेडिसिन शुरू हो जाती है। अब दोबारा से पहले स्टार्टिंग होते है, अब वो डिपेंड करता है शुगर कितनी है, वो तो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, जनरल में बात कर रहा हूँ, जर्नी बता रहा हूँ। अब एक टेबलेट से शुरुआत हुई, अब कुछ टाइम तक वो फिर थोड़ा बहुत किया उसने, या टेबलेट ने काम किया, अल्टीमेटली क्या हुआ, लाइफस्टाइल सही नहीं हुआ, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ती है, कैरियर का स्ट्रेस, फाइनेंस का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, उसकी वजह से बॉडी और वीक हो रही है, इंसुलिन और धीरे धीरे रुक रहा है, एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो फिर 2 से 3 दवाइयाँ, 3 से 4 मल्टीपल ड्रग थेरेपी, और अगर वो भी काम ना करे देन अल्टीमेटली क्या होता है, यू हैव नो ऑप्शन, आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। अब इंसुलिन में भी क्या है सर, इंसुलिन में ये है कि अभी कोई भी इंसुलिन की डोज पक्की नहीं हो सकती, कोई इसका कोई वो नहीं है, आज इतनी लगा ली, हो सकता है कल कम हो जाए, नहीं तो इतनी ले लो, तो ये विशियस साइकिल है, चलता ही रहता है। तो कहने के मतलब है कि वो पहला जब उसको पता लगा, अगर उसने वहीं से उस चीज़ को पकड़ लिया होता तो वो आज वहाँ पे ना पहुँचा होता। तो इसलिए कहते हैं ना, ऐसी चीज़ों को लाइफस्टाइल के थ्रू हम इसको ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका एकदम कहना सही है, क्योंकि आज जितनी भी हम बीमारियों की बात करते हैं, आज फॉर दैट मैटर हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, या हार्ट डिजीज़ हो, या उससे पहले हमने हाइपरटेंशन की बात करी, या इवन कैंसर की बात करते हैं, तो ये सारी डिजीज़ेज़ अगर हम आज से 30-40 साल पहले बात करें तो बड़ी रेयर सुनने को मिलती थी कि किसी दूर दराज में किसी रिश्तेदार को, नातेदार को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, और कहीं ना कहीं ये रोग अमीरों के रोग बोले जाते थे। हाँ जी। आज क्या हो गया है कि आज लाइफस्टाइल हर एक व्यक्ति की अच्छी हो गई है। बिल्कुल। आज जैसे जैसे बाइंग पावर बढ़ा है, जैसे जैसे लाइफस्टाइल बेहतर हुई है, जंक फूड, प्रोसेस फूड, आए दिन सोसाइटीज़ में हम जा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोलाज, ये सारी चीज़ें, हार्ड ड्रिंक्स का सेवन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इन्होंने एग्रवेट किया है लाइफस्टाइल बीमारियों को। पहले हमारे उस समय में बीमारियां हुआ करती थी, क्या होती थी, जैसे लोग मरते थे, वो हैजा था, टाइफाइड था, exactly, बिल्कुल से बहुत बढ़िया। मगर आज देखा गया है कि इन बीमारियों से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। हाँ जी। बट मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब अगर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, तो उस चैलेंजेस के साथ साथ हमें क्या अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना चाहिए जो क्विक हो, ईजी हो, मैनेजेबल हो, एक्सेसिबल हो, सारे लोग कर सकें, और हम डायबिटीज़ से भी बच सकें या इन बीमारियों से बच सकें? तो सबसे पहले तो देखिए, इसका जो कारण है उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको, बहुत अच्छा सवाल है कि डायबिटीज़ ना ही हो, ठीक है, देखिए अब ना ही हो 100% तो खैर नहीं बोल सकते, जेनेटिक है, जीन्स भी ऐसे आ गए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिर भी अगर आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें आपको करनी चाहिए। एक तो यह है कि रोज़ एक फिजिकल एक्टिविटी का आप रूटीन बना लीजिए। ओके। चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ बाहर हैं, कुछ हैं, कोई अलग चीज़ है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कोशिश करिए कि डेली कम से कम 30 से 45 मिनट की वॉक हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। चाहे वो वॉक है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे आप जिम जा रहे हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अपनी डाइट को ज़रूर ऑब्जर्व करना है, इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। ओके। मैं क्या खा रहा हूँ, ठीक है, अभी क्या है ना, मैं खा रहा हूँ, बस मैं खा रहा हूँ। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और क्यों खा रहा हूँ, है ना, मुझे जरूरत है कि नहीं है, मेरे शरीर के लिए वो कितना बेनिफिशियल है। वेरी गुड। आपकी एक्टिविटी है नहीं, आप पूरा दिन बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, या मान लो मैं पूरा दिन ऑफिस में बैठा हूँ, मेरी एक्टिविटी नहीं है, और मैं सुबह भी 3-4 पराठे खाऊं, दोपहर को भी 2-3 रोटियां खाऊं, मतलब मैं अपने ओवरलोड कर रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो शरीर उसका क्या करेगा, इवेंचुअली शरीर बोलेगा ठीक है, नंबर 1। तो अपनी डाइट को, उसमें दूसरा ये है कि जितना ज़्यादा ये रिफाइंड खाना हो गया, प्रोसेस्ड खाना हो गया, ये पैक्ड फूड हो गए, इनको आप अवॉइड करिए, मीठे को कम से कम करिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। तीसरी चीज़, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है संदीप जी, बहुत बड़ा कारण है, इस पर लोग फोकस नहीं करते। दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही,
दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, सब कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, शुगर, स्ट्रेस कहाँ है, स्ट्रेस को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि मैं बात करें आयुर्वेद की, मैं बात करूँ तो माइंड, बॉडी एंड सोल, जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करेंगे आपको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे होती रहेंगी बॉडी के अंदर। तो स्ट्रेस को कम करना है, नींद अच्छी लेनी है, ये 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अपनी डाइट में, अब डायबिटीज़ की बात करें, खासकर डाइट की बात करें तो मोटा अनाज जैसे कि हमारा चावल है या गेहूं है, इसको आप कम कर दीजिए। आप वो ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं जिसमें आप जौ का उपयोग कर सकते हैं, बाजरे का उपयोग कर सकते हैं, चने का उपयोग कर सकते हैं। प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट्स को, ठीक है। हाँ, जब तक कि किडनीज़ का इश्यूज़ ना हो जाए, जब वो किडनी फेल है तो उसमें प्रोटीन की लिमिटेशन रहती है, अदरवाइज प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन आप पनीर के रूप में ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू, सोया के रूप में ले सकते हैं। प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, सैलेड ज़्यादा लीजिए। इसके साथ साथ फ्रूट्स के अंदर ऐसी चीज़ों को डाइट में लीजिए। एक वर्ड होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शायद आपने सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, GI जिसको हम बोलते हैं। खाना खाने के बाद आपकी शुगर कितनी जल्दी बढ़ती है वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। आप चीनी खाएंगे तो बट नेचर से तुरंत इंस्टेंट बढ़ेगी। चावल खाएंगे तो भी इंस्टेंट बढ़ेगी, रोटी खाएंगे तो भी बढ़ेगी। अगर आप जौ की रोटी खाएंगे तो थोड़ा धीमे बढ़ेगा। मोटे अनाज मतलब में लेने चाहिए। टेक्निकली थोड़ा उसको और सिंपलीफाइड शुगर के कंटेंट को ना लें। 55 एक नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। उससे नीचे के जितने भी हैं 55 से नीचे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप थोड़ा लोग चाहें तो उसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, तो उनको अपनी डाइट में शामिल करें। उससे ऊपर जो होते हैं वो बहुत जल्दी शुगर रिलीज करते हैं। आपने अभी खाया, आपका 2 घंटे के अंदर आपकी शुगर 300 पहुंचा देंगे। तो ऐसे खाने से बचना चाहिए। तो अभी आपने एक बात करी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान देना है और कुछ खानों में होगा जो इंस्टेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देगा, उसको थोड़ा हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। मगर इसी से मेरे दिमाग में एक और ख्याल आ रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि शुगर लेवल बढ़ना एक समस्या है तो शुगर लेवल लो होना भी एक समस्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या शुगर लेवल एक नॉर्मल जो आपने 90 की रेंज बताई थी उससे भी नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है अगर कुछ लोगों में हो रहा है? अब देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया ना बहुत रेयरली होता है वैसे तो, पहली बात करूँ। आम इंसान के अंदर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं अनटिल अनलेस कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके अंदर बॉडी का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर भी कई बार हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। कैसे? शुगर की दवाई खा ली, खाना नहीं खाया, तो वो ऑटोमेटिकली शुगर को और कम कर देगी, ठीक है। 60 से नीचे अगर आपकी ग्लूकोज आती है, 60 से नीचे जाती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया की रेंज में मान लेते हैं, ठीक है। और उस केस में लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एनर्जी दे रहा है। अब एनर्जी नहीं मिली तो क्या होगा? लेथार्जिक हो जाएगा, कमजोरी होगी, थकान होगी। अब जब वो बहुत ज्यादा कम होने लगेगी तो बेहोशी की अवस्था आ जाएगी, हो सकता है ना, अनकॉन्शियस होना इंसान शुरू हो जाएगा, घबराहट होने लग पड़ेगी, पसीना आना लग पड़ेगा। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। तो डॉक्टर साहब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक सवाल पूछा था, हाँ जी, जिसका बड़ा ही डिप्लोमेटिक आपने आंसर दिया था। अब बिल्कुल सीधी बात जी, देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी पद्धति सबसे बेटर है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एलोपैथ में जाते हैं तो कोई भी दवा आप खा रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के लिए खा रहे हो, चाहे वो शुगर मैनेज करने के लिए खा रहे हो, तो हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल, ये तो स्पेशली वो आपके लिवर और किडनी को तो इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल। तो मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपके हिसाब से, क्योंकि बीइंग एन आयुर्वेदाचार्य, बीइंग ए क्लिनिशियन, आपका क्या राय है, आयुर्वेद कैसे बेहतर है? अगर बेहतर है तो पहला मेरा सवाल ये है कि क्या आयुर्वेद एक बेहतर सब्स्टिट्यूट हो सकता है डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए? और अगर आयुर्वेद वाकई एक बेहतर विकल्प है तो कैसे हम इसके माध्यम से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? आयुर्वेद बिल्कुल सक्षम है संदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। थोड़ा इसको मैं आपको एक्सप्लोर कर दूं। प्रमेय नाम से चरक संहिता जो हमारी एक टेक्स्ट है उसमें वर्णन मिलता है, और उसमें बहुत अच्छा बताया है कि इस तरह के खान पान जो लोग करते हैं, जो लोग ज़्यादा मीठे का सेवन करते हैं, उसमें ऋषि चरक ने लिखा है ज़्यादा सोते रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर, शरीर के अंदर जो है मधुमेह या प्रमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आयुर्वेद की, जो आपने बात करी, तो मैंने बताया उसमें पूरा वर्णन मिलता है और हर एक चीज़ उसमें लिखी गई है, क्योंकि आयुर्वेद जो है ना 3 चीज़ों पर काम करता है सर, आहार, विहार, औषध, नंबर 1। क्योंकि ये होलिस्टिक
ट्रीटमेंट, हीलिंग की बात हो रही है। हीलिंग की बात हो रही है। तो मतलब आपको अपने आहार यानी खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी। बिहार यानी आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल एंड फिजिकल एक्टिविटी। उसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी आती है सर। मेंटल भी आएगी। हाँ हाँ जी। तो वो हम स्ट्रेस की भी बात कर रहे थे, हाँ तो कहीं जी। ना कहीं आपको स्ट्रेस फ्री होने हाँ। की कोशिश करनी है। स्ट्रेस तो रहेगा ही, बट आप कितनी जल्दी उसको रिलीव कर सकते हैं। Exactly. आई थिंक उसकी। हाँ जी। तो आहार, विहार और तीसरी चीज़ है औषध। औषध मतलब कि मेडिसिन। तो मैं जानना चाहूँगा कि औषधि की जब बात आती है तो कौन सी औषधियाँ हैं जो कि नॉर्मली एक लेमैन को आसानी से मिल सकती हैं, और क्या आईएमसी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जो स्पेशली डायबिटीज़ के लिए हमने तैयार की हैं, और कैसे वो लोगों को मदद कर सकती हैं? सिंपल सी हैं। बहुत सारी दवाइयाँ तो मतलब जड़ी बूटियाँ तो लोगों को पता ही हैं। जैसे हल्दी हो गई, बहुत अच्छा काम करती है, टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं। विजयसार है, गूड़मार है, जामुन है, शिलाजीत है। ये सारी औषधियाँ जो हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को। ठीक है, ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती हैं, यानी कि प्रमेह शुगर को कंट्रोल करती हैं, और बॉडी के अंदर शुगर से होने वाली वीकनेस को भी दूर करती हैं, कॉम्प्लिकेशंस को भी ये कंट्रोल करती हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि वी हैव टू टेक इट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। हमें इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा। तीनों चीज़ें आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको कंट्रोल करने में। इतना ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट देता है, बस थोड़ा सा ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल तो ठीक करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी आपसे पूछ रहा था कि ये हम ले तो सकते हैं कंटेंट, मगर ये आम आदमी के लिए ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ हाँ। तो आईएमसी में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें ये सारे जो इंग्रेडिएंट आपने बात किया, जो तत्वों की बात की, वो पड़े हुए हैं और उनको हम आसानी से ले सकते हैं? तो आईएमसी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, इसके ऊपर आईएमसी ने इतने सालों से पूरा काम करके हमने एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट तैयार किया है। हमने तैयार किया है डायबिटीज़ केयर पैक। ठीक है, ये जो डायबिटीज़ केयर पैक है एक बहुत साइंटिफिकली बनाया हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हमने रखे हुए हैं। इसमें एलोवेरा जूस है, इसमें हिमालयन बेरी है, इसमें श्री तुलसी की ड्रॉप्स हमने रखी हुई हैं। साथ में इसमें हमारे पास है शुगर अवेयर रस, उसकी टैबलेट है, और एक हमने स्टीविया फॉस लिक्विड इसमें दिया हुआ है। तो ये 5-6 प्रोडक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स अकेले अकेले करते क्या हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर को, बॉडी को रेगुलर डिटॉक्सिफाई करो, सबसे पहला काम। तो उसमें सबसे बेस्ट है एलोवेरा। आपको डायबिटीज़ है, यू स्टार्ट टेकिंग एलोवेरा, बॉडी को क्लीन करेगा, वो डिटॉक्सिफाई करेगा, सेलुलर लेवल पे काम करेगा। जब तक कोई चीज़ सेलुलर लेवल पे काम नहीं करेगी, तब तक वो आपको लंबा कैसे करेगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 1 तो आपको एलोवेरा लेना है। कितना लेना होगा एलोवेरा? 30 ml मॉर्निंग। 30 ml मॉर्निंग में सफिशिएंट है। आप मॉर्निंग में 30 ml एलोवेरा लीजिए। अब दूसरा हमने क्या किया, अब दूसरा डायबिटीज़ में सर क्या होता है, बॉडी के अंदर वीकनेस आती है, कमजोरी आती है। ठीक है, जनरल कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, और सेल्स को एक्टिव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिल्कुल। ठीक है, डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक सुपर फूड है जिसे हम संजीवनी बूटी भी कहते हैं। ठीक है, सुपर फूड है लेह बेरी, हिमालयन बेरी। अब जब आप इसको लेना शुरू करते हैं तो ये बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, मतलब कि जो आपके सेल्स थे जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूर्ली वर्क कर रहे थे और जो वीक हो गए थे दोबारा से, और जो टॉक्सिन्स मटेरियल थे जिन्होंने उनको डिस्ट्रक्ट किया था, इसको दोबारा से क्लीन करके सेल्स को दोबारा से रिजेनरेट करे, एक्टिवेट करे। ठीक है, तो वो हिमालयन बेरी करेगी। करेक्ट। तो हिमालयन बेरी से आपको पोषण भी मिला, न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिली, ऑक्सीजन की आपकी बॉडी में सप्लाई प्रॉपर हो रही है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना आ रहा है। नंबर 2 हो गया। अब तीसरी चीज आती है तुलसी। तो तुलसी तो बाद में हिमालयन बेरी कितना लेना होगा? 30 ml, 30 ml। ये भी एक ही बार लेना है? हाँ जी, एक ही बार लेना है। मॉर्निंग में आप लीजिए इसको। 30 ml हिमालयन बेरी लिया। क्या इन दोनों को मिक्स करके ले सकते? हाँ, मिक्स करके ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस पे मैं आ रहा हूँ। आपने एलोवेरा लिया, आपने हिमालयन बेरी लिया, अब आप उसमें डाल दो तुलसी। अच्छा। 3 से 4 बूंदे, 5 बूंदे मैक्सिमम, 2 से 3 तुलसी की 3-4 बूंदे। आपने वो डाल ली। अब क्या हो गया, आपने कंप्लीट हर्बल जूस बना लिया। मैं तो इसको कहूंगा डिटॉक्सीफाइंग कह लो, आप एनर्जी ड्रिंक कह लो, वट एवर यू कैन से। मतलब आपकी शुरुआत इससे होनी चाहिए सुबह। अब दूसरा काम आपको करना है, कुछ डायबिटीज स्पेसिफिक शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ काम कर लेते हैं साथ में। देन वी हैव शुगर अवेयरनेस एंड टैबलेट। अब शुगर अवेयरनेस क्या है, लगभग 15 से 20 जड़ी बूटियों का एक
अच्छा। हाँ, इसको रस तैयार किया गया है। इसमें जामुन भी है, इसमें करेला भी है, इसमें विजयसार भी है, इसमें गुड़मार भी है, इसमें शिलाजीत भी है। तो ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में जाता है, इंसुलिन को दोबारा से बढ़ाने में मदद भी करेगा, नंबर 1। ओके। हेल्प करेगा। नंबर 2, ये क्या करेगा, डायबिटीज़ की जो शुगर लेवल्स हैं उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ही विल डू। एंड नंबर 3, जो डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये इवेंचुअली उनको भी रोकने में मदद करेगा। अब इसको लेना कैसे है? आपने सुबह खाली पेट अपना वो ड्रिंक ले लिया, अब आप क्या करेंगे? लेना है वो मैं बता रहा हूँ। आपने सुबह वो जो सुबह जूस हमने बताया वो आपने एलोवेरा, हिमालयन बेरी, तुलसी ले लिया। अब आप क्या करें, अब आप जो है सुबह नाश्ते से पहले, वो तो अर्ली मॉर्निंग लिया उठ के, सुबह नाश्ते से पहले आप 30 to 50 ml शुगर अवेरस, ठीक है, आप 100 ml पानी में उसको डाल के पी लीजिए। ये आपका दूसरा काम हो गया। इसको आपको इवनिंग में भी करना है। अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग दो। हाँ जी, बिफोर मील्स लेना है। और जो टैबलेट है उसको आपको खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद या 10-15 मिनट बाद ले लेना है। 1 to 2 टैबलेट्स आप मॉर्निंग इवनिंग आफ्टर मील्स ले सकते हैं। अब ये आपका काम हो गया। अब इंसान है, कभी कभी मन कर जाता है, मीठा खाने का मन किसको नहीं करता है ना? अब कई लोग हैं फीका नहीं चाय पी सकते। अब इतने समय से, अब आज मुझे कोई बोले कि डॉक्टर साहब फीकी चाय पी लो, शायद मेरे गले ना उतरे ना, तो उसमें क्या करें, स्टीविया फॉस का यूज़ करें। स्टीविया फॉस क्या है? स्टीविया मीठी तुलसी है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो आप उसको 1 ड्रॉप डालिए, आप उसको ट्राई भी करिएगा, शायद आपने किया भी होगा। तो उसको जब हम करते हैं तो उसमें आप डालिए तो आपको इतना बढ़िया टेस्ट देगा। हाँ, कई लोगों को लगता है सर ये चीनी नहीं, भाई चीनी थोड़ी, आप चीनी होती तो फिर चीनी खा लो। यू हैव टू बी पेशेंस ना, टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है। बट आप जब उसका टेस्ट डेवलप कर लोगे तो आपको कोई और मीठा पसंद ही नहीं आएगा। तो 1 बूंद आपने उसकी डाली, 1 चम्मच चीनी के बराबर है, अपने टेस्ट के मुताबिक उसको यूज़ करो, तो आपकी शुगर की क्रेविंग भी कम हो जाएंगी। तो इवेंचुअली क्या हुआ, आपने डिटॉक्स से स्टार्ट किया, मॉर्निंग में आपने न्यूट्रिएंट्स लिए, आपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल किया, आपने अपनी शुगर की क्रेविंग्स को भी कंट्रोल किया, और क्या चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक सवाल यहाँ पे मेरा आ रहा है, अक्सर लोग चीनी का सब्स्टिट्यूट आजकल गुड़ देखते हैं, गुड़ कहा जाता है कि अच्छा होता है, तो क्या जो लोग ज़्यादा चीनी खाते थे गुड़ की तरफ अगर शिफ्ट कर रहे हैं वो फ़ायदेमंद हो सकता है लोगों के लिए? नहीं, ये नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, ये मिथ है, ये मिथ है लोगों को। लोग बोलते हैं सर हमें डायबिटीज़ है, हम तो गुड़ वाली चाय पीते हैं, हम चीनी वाली तो पीते चीनी वाली नहीं। अरे वो भी तो मीठा है, शुगर केन रस आप पी के देखो, उसका जीआई बहुत ज़्यादा है, उसी से तो बनी रही है चीनी। हाँ, और अच्छा एक मिथ और वही गुड़ बना रहा है। एक मिथ और है, हाँ जी, एक मिथ और है लोगों में, क्या है, चीनी खाने वालों को शुगर हो जाती है। चीनी खाने से शुगर नहीं होती है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज हो गई तो फिर आपको शुगर नहीं खानी। करेक्ट। हाँ जी, ग्रेट। तो मुझे लगता है आज का जो इसमें, हाँ, इसमें सर एक चीज़ और ऐड करूँगा। कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आप पहले से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, नंबर 1, तो आपको जब भी आप आयुर्वेद का उपयोग करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप आयुर्वेद का उपयोग करें तो इनिशियली जब तक कि शुगर लेवल्स इस लेवल पे ना आ जाए कि वो एक अच्छे हेल्दी लेवल पे ना आ जाए, आप एकदम से अपनी दवाइयों को मत छोड़िए। आप चाहे इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे कुछ भी ले रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है ना, मैं वो बार बार ये कहता हूँ, बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है। और दूसरा, आपका कब से पीछे से कब से चला रहा है, आपकी स्टेज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी आप नया नया शुरू कर रहे हैं आयुर्वेद को, तो हो सकता है बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करने में समय ले, जाहिर सी बात है। हाँ, तो इट विल टेक टाइम। तो तब तक एटलीस्ट आपको वो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है। हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, आप डाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यू डेफिनेटली गो फॉर आयुर्वेद, नंबर 1। उसमें तो आपको आयुर्वेद की तरफ ही जाना है, डोंट गो फॉर मेडिसिन। एक चीज़ और, मोटापे वाले जो पेशेंट्स हैं उनको मैं खास कर कहना चाहूँगा, अगर आपका वजन ज़्यादा और आप डायबिटिक हैं तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा दो वजन कम करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है। और अगर वजन कम करना है, नहीं समझ आ रहा है, तो अभी IMC ने हमने बहुत अच्छा हमारा अपने वेट मैनेजमेंट का हम डेली प्रोटीन डाइट है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो चलते चलते लास्ट में आप हमारी जितनी भी ऑडियंस देख रही है इस प्रोग्राम को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे फाइनली डायबिटीज़ के ऊपर? सर, मैसेज यही है कि सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर रखने के लिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए, हेल्थ इज़ वेल्थ। दूसरा, आयुर्वेद को अपनाना है, हमें आयुर्वेद से जुड़ना है और आयुर्वेद को अपनाना है, और डायबिटीज़ से घुराना नहीं है। आयुर्वेद और IMC के डायबिटीज़ केयर पैक से हमें डायबिटीज़ की जंग को जीतना है। वेरी नाइस, यही मैं कहना चाहूँगा सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रमन को।
जिन्होंने आज डायबिटीज़ के ऊपर डिटेल में चर्चा करी, यानी मधुमेह के ऊपर हमने चर्चा करी। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट से उसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। और ये जो पॉडकास्ट आपके लिए भी है और आपके परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्तों में, मित्रों में जितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस पॉडकास्ट से उनको काफ़ी मदद मिल सकती है अपनी डायबिटीज़ को प्री डायबिटिक आने में और फिर रिवर्स करने में। तो उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सभी लोग इस भयावह बीमारी से बचे रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। गुड IMC।